इसे इसने दिया। इस धरती पर जितने भी लिविंग्स हैं उनको 5 भागों में बांट दिया था आर्च विकेटेकर ने। 5 किंगडम 5 जगत बना दिए गए थे। उस 5 जगत में एक जगत होता है एनिमल किंगडम या एनिमलिया किंगडम, जंतु जगत। ऐसा किंगडम जहां पर सारे एनिमल्स को रखा गया है, सारे जानवरों को रखा गया है ना। और एनिमल किंगडम को हमने कल 11 फाइलम में डिवाइड किया था। एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 11 फाइलम्स। जंतु जगत को हमने 11 संघों में बांटा था। अब मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था क्या कि बेटा आपको ये 11 के 11 फाइलम के नाम याद होने चाहिए, है ना। 11 के 11 फाइलम के नाम याद होने चाहिए। अब 11 फाइलम को एक एक करके हमें पढ़ना है। एक क्लास में 3 पढ़ेंगे, एक क्लास में 3 पढ़ेंगे। अच्छा थोड़ी सी बात समझ लो क्या कि बेटा ये जो चैप्टर है ना कुछ एनसीईआरटी से हट गया है, मतलब एनसीईआरटी से ये चैप्टर हटा दिया गया है, लेकिन बच्चा ये चैप्टर आधार है बायोलॉजी का। कुछ टर्म्स का मीनिंग आपसे पूछ लेगा तो आपको फिर वहां पर ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है, एकदम पढ़ना जरूरी है। कोई बच्चा लिख रहा है यहाँ पे कि पढ़ना बेटा बहुत जरूरी है चैप्टर, जरूरी नहीं है कि भाई आपके ना आए, आ भी सकते हैं। तो मैं कोई पॉसिबिलिटीज नहीं छोड़ती हूं, है ना, पॉसिबिलिटीज पे काम नहीं करती हूं मैं। भाई आ गया तो हमें क्या मतलब है ना, तो हमें पढ़ना है। अब सुनो जरा बच्चों, ये चैप्टर आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं आपको लास्ट में क्लासेस की प्रैक्टिस करवाऊंगी ताकि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको उसके आंसर करने हैं। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करें अपना एनिमल किंगडम। हमने एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में 11 संघों में बांट दिया था कल की क्लास में। अब 11 संघ मैंने नाम आपको याद करने दिए थे, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब सुनो, अब मैं 11 किंगडम, ये 11 फाइलम आपको पढ़ाऊं उससे पहले कुछ टर्म्स हैं बच्चों, कुछ शब्द हैं जिनके मीनिंग आपको सबसे पहले जान लेना है। फिर एक एक करके पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। चलिए सुनिए बच्चा, क्या क्या देखो, एक आप शब्द पढ़ोगे, अभी इसको यहां छोड़ दो, यहां छोड़ दो। कुछ शब्द के मीनिंग बता रही हूं मैं, एक ही बार बताऊंगी, आगे बार बार हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सुनो एक शब्द आप सुनोगे, जर्म लेयर। जर्म लेयर, अब ये जर्म लेयर होती क्या है वो सुनो। जर्म लेयर क्या होती है बच्चों, जब भी कोई एनिमल, कोई जंतु बनना शुरू होता है, उसमें सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं, उसमें कोशिकाएं, उत्तक, अंग बनना शुरू होते हैं। एनिमल है तो एनिमल आप जानते हैं किससे बनता है, सेल से, कोशिका से बनता है, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। तो जैसे ही बेटा कोई भी एनिमल है उसमें टिश्यूज, उत्तक बनना शुरू होते हैं, तो उसमें सबसे पहले 3 परत बनती है, उन्हीं को आप जर्म लेयर कहते हैं। जर्म लेयर क्या होती है, 3 लेयर बनती है बेटा, 3 परत बनती है। किसमें बनती है, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, जो अभी फीमेल बॉडी के यूट्रस में है, गर्भ में है, उसका जन्म नहीं हुआ अभी। इसमें क्या टिश्यूज, ऑर्गन बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो बेटा 3 लेयर बनते हैं। कैसे, इस तरीके से 3 लेयर बनती है, 1 2 3, ऐसे 3 लेयर बनती है। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसको कहते हैं हम एक्टोडर्म लेयर। इसे क्या कहते हैं, एक्टोडर्म। हिंदी में सेम नाम है बेटा, एक्टोडर्म परत, ये सबसे बाहर वाली है। जो बीच वाली, मिडिल वाली होती है उसको कहते हैं मीजोडर्म लेयर। बेटा ध्यान से सुन लेना प्लीज, क्योंकि ये समझ में आएगा ना तो आगे की क्लास बहुत इजी हो जाएगी, 3-4 क्लास। मीजोडर्म लेयर, मीजोडर्म परत। और सबसे अंदर वाला है ना, सबसे अंदर वाला क्या होता है बेटा, सबसे अंदर वाला होता है आपका एंडोडर्म लेयर। एंडोडर्म लेयर, हिंदी में सेम नाम है एंडोडर्म परत। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ऐसे जीव जंतु जिनमें ये तीनों लेयर बन गई, 3 की 3 लेयर बन गई, तो उन एनिमल्स को बोलते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। हिंदी में बोलते हैं त्रिस्तरीय जंतु, यानी कि जिनके शरीर का, देखो क्या होता है, जब भी ऑर्गन्स, अंग बनना शुरू होते हैं ना तो डायरेक्टली ऑर्गन्स नहीं बनते हैं, पहले 3 परत बनती है। अब इन परतों से आगे चलकर ऑर्गन्स, अंग बनना शुरू होते हैं। कुछ ऑर्गन्स इससे बनेंगे, कुछ इससे बनेंगे, कुछ इससे बनेंगे। ये लेयर से ही आगे ऑर्गन्स बनते हैं, अंग बनते हैं, किसमें, एम्ब्रियो में। ठीक है, तो सुनो जरा कि ऐसे जीव जंतु जिसके अंदर तीनों लेयर होती है उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। ठीक है, तो आगे मैं आपको बोलूं कि इस फाइलम के एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो आप क्या समझोगे बेटा, आप क्या समझोगे, आप समझोगे इसमें तीनों लेयर से ऑर्गन्स बने हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कोई ऐसा आपका ऑर्गेनिज्म है, कोई ऐसा जंतु है जिसमें सिर्फ ये 2 लेयर बनी, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोल सकते हैं। अरे बोल सकते हैं, डिप्लोब्लास्टिक बोल सकते हैं, द्विस्तरीय जीव बोलेंगे उसको। तो अगर मैं आगे चलकर इन 11 संघों में आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि उन फाइलम के नाम बताओ जिनके जीवों में सिर्फ 2 लेयर होती है, यानी उनका जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक है, तो आप समझ जाओगे 2 लेयर बनी। अगर मैं आपसे आगे चलकर बोलूं कि उस फाइलम के, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कौन से संघ के जीव जंतु हैं जिनको आप ट्रिप्लोब्लास्टिक कह सकते हो, त्रिस्तरीय, यानी तीनों परत बनी है उनमें। आगे बस समझ में, हाँ जी मैम कैसे होती है मैम, चलो आपको एक फोटो दिखाते हैं आपकी मैम, ये समझो बच्चों, ये फोटो सबको दिख रही होगी। हाँ जी मैम, मैं बहुत आसान करके पढ़ा रही हूं आपको, चैप्टर इतना आसान आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, बस आप ढंग से पढ़ लो बेटा। सुनो ये 3 लेयर बनी, हाँ जी मैम, ये देखो ये वाला लेयर कौन सा दिखा रखा है, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। उसके बाद ये बीच वाला लेयर बना, इसको क्या बोलते हैं, मीजोडर्म, और लिखा है ना इनटू ऑर्गन्स, इससे ऑर्गन्स बनते हैं। और ये अंदर वाला लेयर दिखा रखा है, इसको एंडोडर्म बोलते हैं, एंडोडर्म बोलते हैं। 3 लेयर बनी, इसका मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। 2 लेयर बनी, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात को नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे ध्यान से समझना। ये मीजोडर्म वाली लेयर होती है ना, मीजोडर्म वाली परत होती है, इससे सबसे ज्यादा ऑर्गन्स बनते हैं बच्चा, इससे सबसे ज्यादा अंग बनते हैं, ऑर्गन्स यहीं से विकसित होते हैं बेटा। इसीलिए इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, आप साफ साफ देखो, लिखा हुआ है डेवलप्स इनटू ऑर्गन्स, ऑर्गन्स। इसी परत से आगे चलकर ऑर्गन्स बनते हैं, अंग बनते हैं। अब कैसे बनते हैं, तो ये जो मीजोडर्म वाली लेयर है ना, ये अंदर से खोखली हो जाती है, इसके पास बहुत सारा स्पेस होता है, बहुत सारी स्पेस होती है, जगह होती है, और उस जगह को क्या कहते हैं, उसको सिलोम कहते हैं। ये देखो बेटा, ये वाला, इस वाली फोटो में आप ध्यान से देखो, आपको मैं एक चीज पढ़ाना जा रही हूं, बहुत ध्यान से समझो। ये सबसे बाहर वाली लेयर है एक्टोडर्म, ये अंदर वाली ये मीजोडर्म, ये वाली मीजोडर्म है, दिख रही है मीजोडर्म। हाँ, मीजोडर्म परत है ना, वो क्या करती है, वो अपने पास एक कैविटी बना लेती है, एक गुहा बना लेती है। देखो कैविटी का मतलब है खाली जगह बना ली उसने। ठीक है, क्या बना ली, खाली जगह बना ली, और इसी खाली जगह से क्या फिर धीरे धीरे ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं। तो ये जो खाली जगह है ना, इसको कैविटी कहा जाता है, गुहा कहा जाता है। मीजोडर्म परत जैसे ही अपने आप को विकसित करेगी तो अपने चारों तरफ खाली जगह बना लेती है, कैविटी बना लेती है, ताकि यहां पर आगे चलकर ऑर्गन्स विकसित होना शुरू हो जाए। तो बच्चों इस कैविटी को सिलोम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको सिलोम कहा जाता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनमें ये कैविटी होती ही नहीं है, तो उनको हम कहते हैं एसिलोमेट्स, यानी कि बिना कैविटी वाले। बिना कैविटी वाले का मतलब क्या हो गया मैम, ये ऐसे जीव जंतु होंगे जिनमें आगे चलकर ऑर्गन्स बने ही नहीं है, अंग ही नहीं बने हैं, सिर्फ सेल ही बना था। सेल है तो लिविंग बोलना पड़ेगा उसको,
तो मेसोडर्म परत अपने आप को विकसित करके अपने चारों तरफ एक सिलोम बना लेती है। सिलोम का मतलब होता है कैविटी, खाली जगह। ये सिलोम है बेटा, ये दिखा रखा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बातें आगे चलकर बोलूंगी कि भाई इस संघ के जीव है, इनमें सिलोम नहीं होता। तो सिलोम नहीं होता इसका मतलब क्या हो गया? उसमें कैविटी नहीं है। कैविटी नहीं है मतलब उनके बॉडी में ऑर्गन्स बने ही नहीं है, अंग नहीं बने। उनमें ना हार्ट है, ना लीवर है, ना पेनक्रियाज है, ना किडनी है, ये सब नहीं है। उनमें सिर्फ सेल्स बनी, उनमें सिर्फ कोशिकाएं बनी या टिश्यू बने, उत्तक बने। लेकिन बेटा उत्तक बनने के बाद टिश्यू से ऑर्गन नहीं बने, क्योंकि वो एसिलोमेट्स होते हैं। एसिलोमेट्स का मतलब होता है बिना गुहा वाले। उनके पास ऑर्गन बनने के लिए मेसोडर्म लेयर में स्पेस ही नहीं रखा। तो आगे चलकर मैं सिलोमेट्स और एसिलोमेट्स शब्द बोलूंगी। तो सिलोमेट्स का मतलब क्या हो गया? जिनमें सिलोम पाया जाता है, जिनमें कैविटी पाई जाती है। और एसिलोमेट्स का मतलब क्या हो गया? जिनमें ये कैविटी, जिनमें ये गुहा नहीं पाई जाती, उनको एसिलोमेट्स कहते हैं। ठीक है, दो शब्द समझ में आ गए। जर्म लेयर क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, सिलोमेट्स क्या होते हैं, एसिलोमेट्स क्या होते हैं। ठीक है मैम, समझ में आ गया। अब अगला शब्द सुनो। अगला शब्द होता है एक समरूपता, सिमेट्री। सिमेट्री बेटा एक शब्द होता है क्या? सिमेट्री। अब इस सिमेट्री शब्द का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं समरूपता। समरूपता आगे चलकर मैं आपको पढ़ाऊंगी कि इस फाइलम के जीवों में इस प्रकार की सिमेट्री है ना? इस फाइलम के जीवों में इस प्रकार की सिमेट्री है, समरूपता पाई जाती है। एग्जाम में आता है प्लेटीहेल्मिन्थीस फाइलम के जीवों में किस प्रकार की सिमेट्री है। अब आप कह दोगे सिमेट्री क्या होती है? बेटा सिमेट्री क्या होती है? आप किसी भी जीव के शरीर को कोई भी एक एक्स से काटो तो बेटा दोनों हिस्से बराबर बट जाए, एक दूसरे के आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल का मतलब है, मान लो ये हिस्सा है, ये कोई एक जीव है, उसके शरीर है, आपने इसको बीच से काटा, इस एक्स से काटा आपने, तो क्या हुआ? ऐसे दो हिस्से मिल गए, ये हिस्सा हुबहू इसके जैसा है, ये आइडेंटिकल एक दूसरे का। इसको सिमेट्री कहा जाता है, इसको समरूपता कहा जाता है। जैसे आप देखो बेटा, मैंने इसको काटा यहां से, है ना? तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा लगभग बराबर है। हाँ बराबर है मैम, ये एक दूसरे के आइडेंटिकल है। जैसा ये दिख रहा है वैसा ये दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये सिमेट्रिकल है, ये समरूपता दर्शाता है। जबकि बच्चों आप इस डायग्राम में देखो, आपने इसको बीच से काटा तो इधर वाला छोटा रह गया, इधर वाला बड़ा रह गया। क्या ये एक दूसरे के दिखने में हुबहू एक जैसे हैं? क्या ये आइडेंटिकल है? नहीं है ये आइडेंटिकल। इसका मतलब मैम ये समरूपता नहीं दर्शाता है, ये एसिमेट्रिकल है, ये एक जैसी समरूपता नहीं दर्शाता है। अब बच्चों अगर कोई जीव सिमेट्रिकल है यानी समरूपता दिखा रहा है वो समरूपता, तो बेटा कौन कौन सी सिमेट्री दर्शाता है वो सुनो। क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है किस फाइलम के जीवों में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, किसमें रेडियल सिमेट्री होती है, किसमें स्फेरिकल सिमेट्री होती है, और कौन सिमेट्री दर्शाता भी नहीं है। तो ये तो शब्द मैं आपको समझा रही हूं ना, ये भी काम आएंगे थोड़ी देर के बाद। बेटा एक होता है बाइलेटरल सिमेट्री, इसको बोलते हैं द्विपक्षीय समरूपता, हिंदी में कहते हैं द्विपक्षीय समरूपता। और एक होता है बेटा रेडियल सिमेट्री, इसको बोलते हैं त्रिज्यीय समरूपता। और एक होता है स्फेरिकल सिमेट्री, इसे बोलते हैं गोलाकार समरूपता। बेटा कुछ भी नहीं है, आपको बस ये जानना है, ऐसा जीव जिसको आप खड़ी एक्सिस से काटो, ऐसे काटो, तब वो दो बराबर भागों में बट जाए। आप खुद देखो, आपने जब इसको काटा, ये ड्रोसोफिला होता है, फ्रूट फ्लाई होती है, फलों के ऊपर बैठती हुई मक्खी होती है, ठीक है? आपने इसको एक एक्सिस से काटा तो दो बराबर भागों में बट गई है। देखो ये वाला हिस्सा हुबहू दिखने में ऐसा है, ऐसा है हुबहू, तो इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपक्षीय समरूपता का एग्जांपल है ये। ठीक है, अब रेडियल सिमेट्री क्या होती है? आप ऐसे जीव को किसी भी एक्सिस से काटो, देखो ऐसे काटा तो दो बराबर हिस्से, ऐसे काटा तब भी देखो ये वाला हिस्सा इसके जैसा है, यानी आप किसी भी एक्सिस से काट रहे हो और जो हिस्से बन रहे हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, तो उसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, उसको हम त्रिज्यीय समरूपता कहते हैं। और स्फेरिकल क्या होता है? किसी भी गोल बॉडी वाले शरीर को हम इस तरीके से काटते हैं, देखिए ऐसे काटते हैं, तो वो कैसी स्फेरिकल सिमेट्री दर्शाता है। बस आपको नहीं भी समझ में आ रहा है ना इनका मीनिंग, छोड़ दो, आपको बस ये याद करना है बाइलेटरल सिमेट्री कौन कौन से फाइलम के जीवों में होती है, रेडियल सिमेट्री कौन कौन से फाइलम के जीवों में होती है, कौन कौन से फाइलम है जो सिमेट्रिकल होते ही नहीं है। बस ये इतने शब्द अगर आपको याद हो गए ना बेटा, तो आप आगे का चैप्टर ऐसे याद कर लोगे चुटकियों में। अब एक बच्चा कह रहा है जीव को क्यों काटूं? अरे भाई यार क्या हो तुम, चल कौन कह रहा है तुमसे खुशबुरुद्दीन कि काटो आप जीव? ये एक एग्जांपल दिया गया भाई समझाने के लिए। ओके बच्चों, तो ये सारे शब्द अगर आपको समझ में आ गए तो आइए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है हुबहू एक जैसा, ये और ये एक जैसे हैं, आइडेंटिकल। ये ऐसा है तो इसे बोलेंगे नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल। ठीक है, ओके चलिए। अरे बेटा आदित्य स्पेलिंग के कोई नंबर नहीं होते, तुम काहे को कोई अंग्रेजी सुधारने आए हो क्या मेरी क्लास में? अगर कभी कभार कोई स्पेलिंग गलत हो भी गई तो स्पेलिंग के नंबर होते हैं क्या? तुम्हें क्यों सुधारनी है मेरी स्पेलिंग? कौन सा मुझे आईएएस बनाना है तुम्हें? चलो आइए सुनो, मैंने कहा हम एनिमल किंगडम को 11 भागों में डिवाइड करते हैं, तो जरा लिखिए सबसे पहला वाला फाइलम का नाम क्या था? नंबर 1 पे आता है पोरीफेरा फाइलम। पोरीफेरा हिंदी में सेम नाम है बच्चा, पोरीफेरा। कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं सारे आपको बता दूंगी, बस सुन लो अगले 20 मिनट तक मेरी क्लास। 20 मिनट तक सिर्फ मेरी क्लास सुन लो, क्वेश्चन आप ऐसे करोगे बेटा, फिक्स है इस चैप्टर के क्वेश्चन, कोई नया चैप्टर नहीं बनता है, कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता इस चैप्टर से। ठीक है, आई बात समझ में? कोई नया चैप्टर नहीं, इस चैप्टर से नए क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जो है वो बनेंगे बेटा। अब सुनो जरा क्या क्या, देखो पोरीफेरा फाइलम का मतलब क्या होता है वो सुनो। पोरी का मतलब होता है पोर्स, पोर्स का मतलब होता है छिद्र, छेद, पोर्स का मतलब होता है छिद्र, ठीक है छेद। और फेरा का मतलब होता है बियरिंग, बियरिंग, बियरिंग का मतलब होता है प्रेजेंट होना। बच्चा ऐसे एनिमल्स, यहाँ पे एनिमल्स की बात होगी क्योंकि हम एनिमल किंगडम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम एनिमल किंगडम पढ़ा रहे हैं तो भाई सीधी सी बात है सारे एनिमल्स होंगे यहाँ पे। तो ऐसे एनिमल्स जिनके शरीर के ऊपर पोर्स पाए जाते हैं, छेद छिद्र पाए जाते हैं बेटा, तो उनको हम किस फाइलम में रखते हैं? उनको हम पोरीफेरा फाइलम्स में रखते हैं। तो इसमें कैसे एनिमल्स आते हैं? नंबर 1 पे लिख दो, पोर्स आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी, पोर्स आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी। इन जीवों के शरीर के ऊपर छेद पाए जाते हैं, लिख लो। इन जंतुओं के, जंतु होंगे बेटा, यहाँ पे जो जीव होंगे वो सारे जंतु होंगे, दिखने में भले तुम्हें प्लांट जैसे लगे लेकिन आपको एनिमल पढ़ना है उसको। इन जंतुओं के शरीर के ऊपर छिद्र पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं बेटा, छिद्र पाए जाते हैं। तो ऐसा कोई भी एनिमल जिसके शरीर के ऊपर छेद होंगे उसको हम कौन से फाइलम में रख देते हैं बेटा? पोरीफेरा फाइलम में रख देते हैं। अब नेक्स्ट बात सुनो मेरी बात, क्योंकि इनके शरीर के ऊपर पोर्स है तो बेटा ये कहां मिलते हैं? ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये सिर्फ आपको पानी में मिलेंगे बेटा, इनको धरती पे लाओगे मर जाएंगे। ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो लिख दीजिए दूसरे पॉइंट में, ये जलीय जीव जंतु होते हैं, इनको कहां रखना पड़ता है? पानी में। ये जलीय जंतु होते हैं यानी कि पानी में रखना पड़ता है इनको। अब सुनो बेटा, कैसा पानी? सी वाटर, खारा पानी, मरीन वाटर। इनको आप फ्रेश वाटर में नहीं रख सकते, फ्रेश वाटर में रखा ना तो बेटा
वो खत्म हो जाते हैं। सुनिए, ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और कैसे पानी में रहते हैं? सी वाटर, समुद्री पानी में, समुद्री पानी में रहते हैं बेटा। और समुद्री पानी को आप क्या कहते हो बेटा? मरीन वाटर बोलते हो, ठीक है। ये कैसे पानी में जिंदा रहेंगे? ये मरीन वाटर में जिंदा रहेंगे, खारे पानी में। समुद्र का पानी कभी पिया है आपने? हाँ, खारा लगता है आपको, खारे पानी में रहते हैं। आई बात समझ में? आपने एक एडवेंचर का नाम सुना होगा, स्कूबा डाइविंग। सुना है स्कूबा डाइविंग? क्या करते हैं लोग? लोग सिलेंडर लगा के पीछे समुद्र की गहराई में जाते हैं और समुद्र की गहराई में जाकर वहां पे एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ एंजॉय करते हैं। इसको स्कूबा डाइविंग करना बोलते हैं। जैसे हमने भी कर रखी है, अंडमान गए थे तब मैंने भी कर रखी है, राइट। तो जब लोग पानी की, समुद्र की गहराई में नीचे जाकर एनिमल्स की लाइफ देखते हैं, मछली तो ऊपर रहती है, ये तो नीचे रहते हैं समुद्र में बहुत नीचे, तो उसको स्कूबा डाइविंग करना बोलते हैं बेटा, स्कूबा डाइविंग करना बोलते हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, कौन से पानी में जिंदा रहेंगे? ये सिर्फ खारे पानी में, समुद्र के पानी में जिंदा रहेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट सुनो, ये जो फाइलम है ना, ये एनिमल किंगडम का सबसे प्रिमिटिव फाइलम है। प्रिमिटिव शब्द का मतलब क्या होता है बेटा? प्रिमिटिव का मतलब होता है सबसे पुराना। ये सबसे पुराना फाइलम है क्योंकि एक नंबर पे आया और एक नंबर पे है, तो भाई सबसे पुराना संघ है ये। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि एनिमल किंगडम का सबसे पुराना संघ कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? पोरीफेरा फाइलम। अब नेक्स्ट पॉइंट सुन लो मेरा ध्यान से, जो मैंने शब्द के मीनिंग समझाए थे ना, वो अब यहां आएंगे। अब यहां आएंगे, इनका बॉडी लेवल कैसा होता है? सुनिए जरा, इनका बॉडी लेवल है कैसा? इनके शरीर का स्तर कौन सा है? यानी कि इनके बॉडी में ऑर्गन्स है क्या, टिश्यूज है क्या? बच्चा, इनमें सिर्फ सेल होती है। इनके शरीर का जो लेवल होता है वो सेल्यूलर लेवल होता है। सेल्यूलर लेवल का मतलब क्या होता है? कोशिकीय स्तर। बेटा, ये ऐसे जीव हैं जिनके अंदर सिर्फ सेल पाई जाती है, ना ही तो टिश्यू बने ना ऑर्गन बने। सेल्यूलर लेवल पे है ये। आप जानते हैं बेसिक, जब भी कोई जानवर बनता है, कोई जंतु बनता है, तो उसके बॉडी में सबसे पहले सेल बनती है, कोशिका बनती है ना। और ये सेल, ये कोशिका अपने आप को डिवाइड करके बहुत सारी सेल्स बनाती है। बहुत सारी सेल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बहुत सारी सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं, उत्तक कहते हैं। और टिश्यूज के आपस में जुड़ने से धीरे धीरे ऑर्गन्स बनते हैं, अंग बनते हैं, है ना बच्चों। और ऑर्गन्स बनने से क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, अंग तंत्र बनते हैं। ऑर्गन सिस्टम किससे बनते हैं बेटा? ऑर्गन से बनते हैं, अंग तंत्र से बनते हैं। और अंग तंत्र जब बन जाते हैं तो एक लिविंग बॉडी, एक एनिमल का बॉडी बन जाता है, एक जीवित शरीर बन जाता है। अब बच्चों, आपको मैंने कल की क्लास में ही पढ़ाया था, आपको मैंने कल की ही क्लास में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि जो सेल होती है, अगर किसी एनिमल में, किसी जंतु में सेल है, तो उसको हम लिविंग कहते हैं। तो ये बेचारे इतने पुराने हैं कि इनमें सिर्फ सेलुलर लेवल प्रेजेंट है, यानी कि इनका विकास नहीं हुआ बेटा। इनमें ना ही तो टिश्यू बने, ना ऑर्गन बने, ना ऑर्गन सिस्टम बना। हाँ, इनका बॉडी है, और किस लेवल पे? सिर्फ सेलुलर लेवल पे, सिर्फ सेलुलर लेवल पे है ये, ठीक है। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब मैम, इन जीवों में ना ही तो उत्तकों का विकास हुआ, ना अंग बने, ना अंग तंत्र बने, सिर्फ इनके बॉडी का लेवल कैसा रह गया? सेलुलर लेवल रह गया। और ये कैसे एनिमल्स होते हैं? ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। अब आप मुझे खुद बताओ, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब क्या है बेटा? अब मैं आपको नहीं बताऊंगी। इनके शरीर के अंदर सिर्फ कितनी परत बनी? 2। तो इनका शरीर कैसा है? द्विपरतीय है। सिर्फ 2 परत बनी है बेटा यहाँ पर, सिर्फ 2 परत बनी है बेटा यहाँ पर। आगे बात समझ में? 2 ही परत बन पाई इनके अंदर, इसलिए हम इनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। नेक्स्ट, अगला पॉइंट सुनो बच्चों, इनके शरीर के अंदर कोई सिलोम नहीं होता है, कैविटी नहीं बनती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स का मतलब मैंने अभी पढ़ाया था। एसिलोमेट्स का मतलब क्या होता है? जिनके बॉडी में सिलम नहीं पाया जाता, है ना। एसिलोमेट्स का मतलब होता है जिनमें सिलोम नहीं होता, और सिलोम का मतलब क्या होता है? जिनमें कैविटी नहीं होती, जिनके शरीर के अंदर गुहा नहीं पाई जाती। कैविटी के आगे क्रॉस लगा दो। अरे जब सिलोम नहीं है तभी तो इनमें ऑर्गन्स, टिश्यूज बने ही नहीं है, इसलिए हमने कहा इनका बॉडी क्या है? इनका बॉडी सिर्फ सेलुलर लेवल पे डेवलप हुआ। अब एक साथ समझने की कोशिश करो, ऐसे एनिमल्स जिनमें सेल है और जो सिर्फ समुद्री पानी में, समुद्र की गहराई में रहते हैं, और जो सबसे पुराने फाइलम के संघ हैं, है ना, सबसे पुराने संघ के जीव जंतु हैं, जिनका शरीर सिर्फ सेलुलर लेवल पे विकसित हुआ और उनके शरीर में सिर्फ 2 परत बनी और किसी भी प्रकार की कोई कैविटी नहीं बनी, तो उनमें ऑर्गन्स, टिश्यूज नहीं बन पाए। उन जीव जंतुओं को हम कौन से संघ में रखते हैं? उनको हम पोरीफेरा फाइलम में रखते हैं। अब इसी के साथ मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, ये जो जीव जंतु होते हैं ना बेटा, इनमें गति नहीं होती, ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब होता है ये बेटा चट्टानों पे लगे हुए होते हैं, नीचे समुद्र के नीचे चट्टान होगी और उसके साथ फिक्स होंगे, ये नॉन मोटाइल होते हैं बेटा। नॉन मोटाइल का मतलब होता है इनमें गति नहीं होती, गति का मतलब लोकोमोशन नहीं होता, ये चल फिर नहीं सकते बेटा। इसीलिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक शब्द यूज किया है ससाइल। दे आर ससाइल। ससाइल का मतलब क्या होता है बेटा? जिनमें गति ना हो, जिनमें मूवमेंट ना हो सके। जैसे हम तो चल फिर पा रहे हैं ना, लेकिन ये चल फिर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये समुद्र में रॉक्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। रॉक्स का मतलब चट्टान, चट्टानों के ऊपर चिपके हुए होते हैं बेटा, चट्टानों पर चिपके होते हैं। दे आर नॉन मोटाइल्स। नॉन मोटाइल्स का मतलब होता है दे आर ससाइल। ससाइल का मतलब होता है बेटा इनमें मूवमेंट नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं मैम, फोटो दिखाओ, इसके एग्जांपल्स की फोटो दिखाओ। चलो भाई, मैं आपको फोटो दिखाने जा रही हूं। अब ये मत कहना कि मैम ये है क्या। अच्छा, सिमेट्री कौन सी होती है? सिमेट्री होती नहीं है, एसिमेट्रिकल होते हैं। एक पॉइंट और लिख देना यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है। इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती है, ये एसिमेट्रिकल होते हैं बेटा। एसिमेट्रिकल का मतलब है किसी भी प्रकार की समरूपता नहीं दर्शाते हैं। ये इनमें समरूपता नहीं होती है बेटा, ये असमरूप जीव होते हैं, मतलब समरूपता नहीं दिखाते हैं, सिमेट्री दर्शाते ही नहीं है सिमेट्री। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये होते कैसे हैं। चलिए, ये रहे कुछ आपको एग्जांपल दिखाते हैं। कहां पर? यहां से दिखाना शुरू करते हैं। ये दिख रहे हैं आपको कुछ एग्जांपल? ये देखो, इनको कलर में अभी दिखाऊंगी मैं, ठीक है। अभी पहले ऐसे देखो आप, फिर इनका कलर डायग्राम दिखाती हूँ। दिख रहा है? पहला नाम क्या है? ये एग्जांपल्स आपको नोट करना है। एग्जांपल्स आर मेन। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आप एग्जांपल करोगे। पहला एग्जांपल है साइकन। इतनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, साइकन कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? आपको आंसर करके आना है, पोरीफेरा फाइलम से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, यूस्पोंजिला। हिंदी में सेम नाम है, लिख लेना, यूस्पोंजिला। यूस्पोंजिला ऐसा दिखता है बेटा, कुछ ऐसा दिखता है, तो एग्जाम में आ जाए स्पोंजिला। यूस्पोंजिला कहां से बिलोंग करते हैं? पोरीफेरा फाइलम में बिलोंग करते हैं। अगला आपसे देखो, ये स्पोंजिला होता है, ये स्पोंजिला होता है। इसके बाद अगला सुन लो आप, अगला आता है एक और स्पोंजिया। स्पोंजिया, इनका शरीर पता है कैसा होता है बेटा? स्पंज जैसा। बेटा स्पंज क्या होता है?
बर्तन साफ करने वाला जूना जानते हैं? उस जूने के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं, और उसको निचोड़ते हो ऐसे तो उससे क्या निकलती है? गंदगी निकलती है। ठीक ऐसे ही ये बेचारे क्या हैं? ये स्पंज की आकृति के होते हैं, और इनके शरीर के अंदर क्या भरा पड़ा है? पानी। देखो इनके बॉडी पे ये छोटे छोटे पोर्स हैं, ये देखो पोर, इन्हीं से पानी आता है, यहीं से पानी बाहर जाता है। अब आप सोच रहे हो कि मैम ये खाना कहां से खाते हैं? अरे भैया पानी से ही, पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं ना उसी से अपना खाना ले लेते हैं, पानी पी के जिंदा रह लेते हैं ये। ठीक है, आई बात समझ में? तो जैसे साइकन, जैसे यूस्पोंजिला, जैसे स्पोंजिला, जैसे स्पोंजिया, ये सारे एग्जांपल किस में आते हैं? पोरीफेरा फाइलम्स में आते हैं। एक और होता है यूप्लेक्टेला, आप वो भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और नोट डाउन करवा देती हूं मैं, यूप्लेक्टेला। जापान वगैरह में इसको गिफ्ट करते हैं, किसी के घर जाते हैं तो इसको लेके जाते हैं, गिफ्ट करते हैं, जैसे हम लोग किसी को बुके देते हैं ना, वैसे वहां पर ये दिया जाता है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा है ऑर्गेनिजम्स। यूप्लेक्टेला गिफ्ट किया जाता है जापान चाइना में, ऐसा बोला जाता है, मैंने देखा तो नहीं है हालांकि। तो ऐसे होते हैं बच्चा पोरीफेरा फाइलम्स के जीव। अब मैं इनको कलर्ड फोटो में दिखाऊं, कलर्ड में ये रहे बेटा, ये रहो कितने सुंदर, ये इतने सुंदर दिखते हैं ना, इसलिए तो लोग समुद्र की गहराई में जाके इनका जिंदगी देखते हैं। इसी को स्कूबा डाइविंग करना बोलते हैं। ठीक है, इसी को स्कूबा डाइविंग करना बोलते हैं। आई मेरी बात समझ में? देख लो बेटा कितना सुंदर लग रहा है, दिखने में प्लांट लग रहा होगा, लेकिन ये प्लांट नहीं है, ये एनिमल है, एनिमल क्योंकि एनिमल किंगडम में रखा गया है इसको। और आप इन सबके शरीर पे देखो छोटे छोटे छेद दिख रहे होंगे आपको, देखो ये दिख रहे हैं छेद, इसमें भी छोटे छोटे ऐसे छेद होते हैं, ये देखो ये रहे, और इस पे तो आपको साफ दिख रहा है, ये देखो पोर्स, ये पोर्स। तो इन्हीं पोर्स से, इन्हीं छेद से पानी आता है, पानी बाहर जाता है, और इनको ऐसे निचोड़ोगे तो बहुत सारा पानी बाहर निकलता है, इसीलिए इनके नाम स्पंज, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिया इनके नाम पड़ गए बेटा। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ जी, ये सारे के सारे कौन से फाइलम के जीव हैं? ये सारे के सारे आपके पोरीफेरा फाइलम। अब मेरे साथ याद करो पोरीफेरा फाइलम, मैंने कहा था ना मैं क्लास में याद करवा दूंगी। ऐसे जीव जंतु जो सिर्फ समुद्री पानी में मिलते हैं, समुद्र के नीचे गहराई में मिलते हैं, ये चट्टानों से लगे हुए, देखो इनके आसपास रॉक्स हैं, चट्टानों से लगे हुए होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनमें लोकोमोशन नहीं होता, ये गति नहीं कर सकते हैं। न्यूट्रिशन पोषण किससे लेते हैं? पानी से। पानी कैसे आता है? ऐसे इनके बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं, इसलिए हम इनको पोरीफेरा फाइलम में रखते हैं। ये सबसे प्राचीन प्रकार के जंतु हैं, दिखने में भले प्लांट जैसे हैं, कलरफुल हैं, लेकिन बेटा ये एनिमल्स हैं सारे। ठीक है, ये सारे एनिमल्स हैं, और इनके बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं है। आप खुद देखो, मैं इसको यहां से काटूं तो क्या इक्वल भाग में कट रहा है? नहीं, यहां से काटूं तो देखो छोटा बड़ा हो गया। इसको काट सकते हो, किसी भी तरीके से काट सकते हो क्या इसको इक्वल पार्ट्स में? नहीं ना, किसी भी तरीके से आइडेंटिकल पार्ट्स में काट सकते हैं इसको? नो मैम। इसलिए ये एसिमेट्रिकल होते हैं, किसी भी प्रकार की समरूपता नहीं दर्शाते हैं। इनके बॉडी में सिर्फ सेल बना, इनके बॉडी सिर्फ सेलुलर लेवल पे रह गया, 2 ही लेयर बनी थी, इनमें टिश्यूज ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि इनमें सिलोम नहीं बना था, और सिलोम नहीं बना तो ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं बेटा। ऐसे होते हैं ये दिखने वाले, सिर्फ पानी में रहते हैं बेटा। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, अरे बेटा ये छेद बॉडी के ऊपर है, और सिलोम अलग चीज होती है, सिलोम होता है लेयर के अंदर का छेद। विनय शर्मा आपको बहुत डाउट है, आप ढंग से पढ़ते नहीं है। ठीक है बच्चों, बियरिंग का मतलब होता है बेटा प्रेजेंट होना यहाँ पे। ओके चलो, तो आपसे पूछ ले स्पॉन्जिला है ना, कहां पे आते हैं बेटा? एग्जाम में इनके एग्जांपल्स आर मेन। आपसे एग्जाम पूछते हैं साइकन के फाइलम का नाम बताओ, यूस्पोंजिला के फाइलम का नाम बताओ, स्पॉन्जिला के फाइलम का नाम बताओ, आपसे पूछेगा स्पॉन्जिया के फाइलम का नाम बताओ, यूप्लेक्टेला के फाइलम का नाम बताओ, सारे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इट्स लिविंग, यस भाई इट्स लिविंग यार, कैसे बात करते हो? एनिमल तो लिविंग तो होगा ना। हाँ, अब आप ये बोलेंगे, क्या आप बोलोगे बेटा मेरे से एक बात, क्या कि आप बोलोगे मैम इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? यानी पोरीफेरा फाइलम के जीवों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ये प्रजनन कैसे करते हैं? इनमें जन्म कैसे होता है? तो बेटा ये एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, और उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन, फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन को कहते हैं हिंदी में विखंडन विधि। विखंडन का मतलब क्या है बेटा? मान लो ये आपका एक साइकन है, इसका इतना सा हिस्सा टूट के गिर जाएगा नीचे, और कुछ दिनों के बाद इसी हिस्से से एक नया साइकन बन जाएगा। तो अपनी अपनी जैसी संतान बना रहे हैं ना, और अपने जैसी संतान बनाना क्या रिप्रोडक्शन होता है? रिप्रोडक्शन होता है। तो बेटा फ्रेगमेंटेशन किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल होता है, अलैंगिक जनन। ये बेटा अलैंगिक जनन की कौन सी विधि से रिप्रोडक्शन करते हैं? कौन सी प्रोसेस से? फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से। ये एग्जाम के क्वेश्चन, ठीक है, ये एग्जाम के क्वेश्चन है बेटा। तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कोई एक हिस्सा टूट के गिर जाता है, कुछ दिनों के बाद वैसा का वैसा नया एक एनिमल बन जाता है, नया साइकिल बन जाता है। ठीक है बच्चों, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, इतनी बात आपको जाननी है। तो ये होता है आपका पोरीफेरा फाइलम, सबसे पुराना फाइलम। अब आ जाओ दूसरे फाइलम पे। दूसरा फाइलम मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे फाइलम के 2 नाम होते हैं, या तो आप इसे बोलिए निडीरिया, देखो जब प्रोनाउंस करते हैं ना बेटा निडीरिया, सी जो होता है वो साइलेंट हो जाता है बेटा। निडीरिया फाइलम, निडीरिया फाइलम, हिंदी में सेम नाम है निडीरिया फाइलम। सी को आप साइलेंट कर देते हो प्रोनाउंस करते समय। या इसी का दूसरा नाम होता है सिलेंट्रेटा, इसी को बोलते हैं सिलेंट्रेटा। इसी फाइलम का दूसरा नाम सिलेंट्रेटा भी होता है बेटा, लिख दीजिए सिलेंट्रेटा या निडीरिया फाइलम। सिलेंट्रेटा या हम इसको क्या बोलते हैं? निडीरिया फाइलम बोलते हैं। लिख दिया? हाँ जी मैम। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इसमें कौन कौन आता है? सबसे ज्यादा फेमस आपने एक नाम सुना होगा, हाइड्रा। हाइड्रा, वही हाइड्रा यहां आता है। अब जरा सुनिए, क्या निडीरिया फाइलम के जीवों की विशेषताएं क्या होती है? सबसे ज्यादा विशेषता ये होती है कि इनके बॉडी में नीडोब्लास्ट नाम की सेल होती है। कौन सी सेल होती है? नीडोब्लास्ट सेल। हिंदी में सेम नाम लिख दो, इनके शरीर के ऊपर नीडोब्लास्ट नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नीडोब्लास्ट नाम की क्या कोशिकाएं पाई जाती है बेटा? और आप जानते हैं इन सेल्स को जब आप टच करोगे ना तो एक तरीके का टॉक्सिन रिलीज करती है, एक तरीके का जहर निकालती है ये, और वो जहर आपको स्किन में इंफेक्शन कर सकता है, आपकी स्किन में खुजली पैदा कर देगा। स्किन इंफेक्शन का मतलब होता है त्वचा को संक्रमित कर देता है। दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन टच कराना तो आपके यहाँ पर खुजली होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि निडीरिया फाइलम के जंतुओं के अंदर नीडोब्लास्ट नाम की सेल्स होती हैं, और ये तरीके का टॉक्सिन, एक तरीके का जहर निकालती हैं। आप इनको टच करोगे तो आपकी स्किन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी बेटा। तो मैंने एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बना? अरे उन जंतुओं का नाम बताओ, उन जंतुओं की संख्या नाम बताओ जिनके अंदर नीडोब्लास्ट नाम की सेल्स होती हैं, जो जहर निकालती हैं। आपका आंसर होगा निडीरिया फाइलम या सिलेंट्रेटा फाइलम।
निडीरिया फाइलम या सिलेंट्रेटा फाइलम इसका आंसर होगा। दूसरा बच्चों, ये भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। ये भी कहां रहते हैं? ये भी पानी में रहते हैं बेटा। एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब होता है जलीय जंतु। लेकिन क्वेश्चन ये है कैसे पानी में? फ्रेश वाटर में, बहते हुए पानी में, समुद्र में, कहां? तो लिखिए ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं बेटा। ये भी जलीय जंतु होते हैं लेकिन ये ताजा पानी में पाए जाते हैं बेटा। झील नदियों के पानी में, झील नदियों के पानी में तो ताजा पानी होता है, समुद्र का ठहरा हुआ पानी होता है, वो मरीन वाटर होता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ये ताजा पानी में मिलते हैं, किसी तालाब में मिल सकते हैं, किसी झील में मिल सकते हैं, किसी झरने में मिल सकते हैं, है ना? तो ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे। अगला बेटा नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट इसका आपको याद रखना है, इनके बॉडी में सेल से धीरे धीरे टिश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इस फाइलम से टिश्यू लेवल स्टार्ट हो जाता है। टिश्यू लेवल स्टार्ट्स, इसका मतलब क्या है? इनमें उत्तकों का विकास होना शुरू हो जाता है। उत्तकों का विकास शुरू हो जाता है बेटा। ये वो फाइलम है जहां से धीरे धीरे टिश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं। और आप मुझे बताओ टिश्यूज किससे बनते हैं? सेल से। पोरीफेरा वाले में तो सेल ही बनी, टिश्यू बने ही नहीं, लेकिन इस फाइलम में धीरे 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 टिश्यू लेवल बनना शुरू हो जाते हैं। तो आपसे पूछेगा कौन से फाइलम के जंतुओं में टिश्यू लेवल बनना शुरू हो गया, तो आप क्या करके आओगे? निडीरिया फाइलम में टिश्यू लेवल बनना शुरू होते हैं, प्रॉपर टिश्यू लेवल नहीं बन पाता है। ठीक है, प्रॉपर आपका टिश्यू लेवल नहीं बन पाता है, लेकिन हाँ बनना शुरू हो गए बेटा। और नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे ये भी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं बेटा। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? फटाक से बता देना मुझे। इनका शरीर भी द्विस्तरीय होता है या द्विपरतीय होता है, दो ही परत बन पाती है इनमें भी दो परत बन पाती है बेटा। ये जो होते हैं ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है इसमें दोनों प्रकार की चीजें होती हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो गतिशील होते हैं, जो गति करते हैं, जिनमें लोकोमोशन हो सकता है, जो चलते फिरते हैं पानी के अंदर, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें गति नहीं होती है, तो उनको अगतिशील कहते हैं। मतलब वो चल फिर नहीं पाते हैं बेटा पानी में। ठीक है, वो चल फिर नहीं पाते हैं बेटा पानी में। नेक्स्ट आप बताओगे ये भी एसिलोमेट्स होते हैं। अगला कैरेक्टर मैं यहां लिख रही हूं। ठीक है, ये भी क्या होते हैं? ये भी एसिलोमेट्स होते हैं। एसिलोमेट्स का मतलब क्या हो गया बेटा? एसिलोमेट्स का मतलब हो गया मैम इनके अंदर सिलोम नहीं पाया जाता, इनके अंदर कैविटी गुहा नहीं पाई जाती है। लिख दो, गुहा नहीं पाई जाती। और बेटा जब एसिलोमेट्स है तो बताओ इनमें ऑर्गन्स बनेंगे क्या? नहीं बेटा। एसिलोमेट्स का मतलब है इनकी मेसोडर्म परत के पास कैविटी नहीं थी, जगह ही नहीं थी। जगह नहीं तो भैया इसके अंदर क्या नहीं बना? इनके अंदर क्या नहीं बना? इनके अंदर ऑर्गन्स नहीं बने भैया। तो ये एसिलोमेट्स का मतलब है इनमें सिलोम नहीं होता है। क्या नहीं होता इनमें? इनमें सिलोम नहीं होता है बेटा। सिलोम का मतलब होता है कैविटी, गुहा नहीं होती है, मेसोडर्म लेयर के पास जगह ही नहीं है बेचारी के पास, तो ऑर्गन्स बने ही नहीं। और ये सिमेट्री दर्शाते हैं, ये सिमेट्रिकल होते हैं। तो किस टाइप की सिमेट्री? रेडियल है, स्फेरिकल है या बाइलेटरल है? तो आप क्या होगे? ये रेडियल सिमेट्री दर्शाते हैं बेटा। ये रेडियल सिमेट्री दर्शाते हैं बेटा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम त्रिज्य समरूपता दर्शाते हैं। ये त्रिज्य समरूपता दर्शाते हैं बेटा। इनकी सिमेट्री कौन से टाइप की होती है बेटा? इनकी सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, हाँ, इनकी सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। और सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एक बच्चा कौन है ये, क्या कमेंट कर रहा है? एक मिनट, एक कमेंट देख लो। दीपचंद गुप्ता कह रहे हैं मैम जी आपको उत्कर्ष वाले गौरव सर बहुत मानते हैं। अच्छा जी, हाँ मेरी बात भी हुई है लाइफ में 2-3 बार गौरव सर से, भाई जैसे अपने। वैसे तो मैं भाई उन्हीं को बोलती हूँ जिनको मैं प्रॉपर मैं निभा पाऊँ, देखो ऐसे क्या भाई। हाँ लेकिन ठीक है, उनसे मेरी जब भी लाइफ में बात हुई है बहुत अच्छे से बात हुई है। वो मतलब शायद मेरे से 1 साल छोटे हैं वो, तो वो बहुत अच्छे से हमारी, मुझे पता है, एक तो हम दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं और दूसरा उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। वो मेरे से पढ़े भी हैं। उन्होंने मुझे एक बार स्पेशली फोन करके बोला था कि मैम वैसे वो जीके जीएस के टीचर है ना, तो एक बार उन्होंने मुझे फोन करके कुछ डाउट भी पूछे थे मेरे से। मुझे अच्छे से याद है कि मैम मैंने ना अभी नया बायोलॉजी पढ़ाना शुरू किया है और आपसे ही पढ़ के मैं पढ़ा रहा हूँ, और क्या कहते हैं मैम बहुत अच्छा समझ में आता है, अच्छा समझाती है, और कुछ आपके डाउट है कि मुझे बता दीजिए। तो मुझे पता है गौरव सर आप जो कमेंट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच बेटा, आपने ऐसा बोला है ना। तो बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छा जीके पढ़ाते हैं, जोधपुर में रहते हैं, कभी हुआ तो टाइम मिलने जाएंगे हम उनसे। ठीक है, चलिए आइए। इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है? इनमें जन्म कैसे होता है? प्रजनन कौन सी प्रोसेस होता है? बडिंग प्रोसेस है, बडिंग प्रोसेस। ठीक है, हिंदी में समझा। अब भाई यार फारसी बोल रही हूँ क्या मैं? बदमाश। चलो सुनो, इनमें बडिंग प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होता है बेटा। इसको स्टार्ट करो। इस चैप्टर में जो मैं स्टार्ट करूंगी ना वो क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, ठीक है। बडिंग को बोलते हैं मुकुलन विधि। बेटा मुकुलन क्या होता है वो सुनो। मान लो ऐसे एक एनिमल है, ठीक है, ऐसे एक एनिमल है, ऐसा ही एनिमल ऐसा बना दिया मैंने। ठीक है, अब क्या होता है मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें ना यहाँ पर इस जानवर का ना शरीर में एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है। किसी भी एक हिस्से की इस तरीके से एक ग्रोथ हो गई। मान लो ये हिस्सा है, ये ऐसे बड़ा हो गया, ऐसे बड़ा हो गया। ठीक है, आउटर ग्रोथ हो गई, बाहर की तरफ इसकी ग्रोथ हो गई। कुछ दिनों के बाद ये जो ग्रोथ हुई है ना, ये नीचे टूट के गिर जाती है और उससे ठीक हूबहू ऐसा का ऐसा एक नया जीव बन गया। तो ये जो बड निकली थी ना बाहर, इसी बड से एक नया जीव बन गया। तो इस प्रोसेस को बडिंग विधि कहते हैं, मुकुलन विधि कहते हैं बेटा। ठीक है, आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्या मैंने कहा कि जो आपका निडीरिया फाइलम के एनिमल्स हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो उनके शरीर के बाहर एक आउटर ग्रोथ हो जाती है और वो टूट के नीचे गिर जाती है, जिसको बड कहते हैं, मुकुल कहते हैं, और बाद में उसी बड से नया एक जीव बन गया, तो उसको बडिंग प्रोसेस कहते हैं। और सुनो जरा, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, ये भी अलैंगिक तरीके से जन्म करते हैं। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया नहीं है बेटा, आएगा जिस फाइलम से वहां पढ़ेंगे। आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। तो अब इसके एग्जांपल सुन लो। सबसे बड़ा एग्जांपल जो इतनी बार एग्जाम में आता है, दैट इज हाइड्रा। ये तो भूलना ही नहीं है इसका एग्जांपल, हाइड्रा। हिंदी में सेम नाम है हाइड्रा, इतनी बार एग्जाम में आता है हाइड्रा के रिप्रोडक्शन। अरे इसी बार टेक्नीशियन के एग्जाम में, एएलपी सीबीटी 1 के एग्जाम में इसी बार आए, दोनों बार क्वेश्चन ये। हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कौन सी प्रोसेस से होता है? बडिंग प्रोसेस से, मुकुलन विधि से। हाइड्रा के फाइलम का नाम बताओ तो हाइड्रा किस फाइलम में आता है? निडीरिया या सिलेंट्रेटा फाइलम में आता है। मैम दिखाइए, मैम दिखाइए। चलो आपको दिखाते हैं। बहुत सुंदर होते हैं भाई दिखने में, ये देख लो भाई, बहुत सुंदर होते हैं भाई दिखने में। ये रहा हाइड्रा, ये लास्ट वाला हाइड्रा दिख रहा है, ये रहा हाइड्रा, ये हाइड्रा होता है, ये हाइड्रा बेटा। ठीक है, और देखो इसके एग्जांपल लिख लेना बेटा, कौन कौन से। सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला एग्जांपल है इसका हाइड्रा। दूसरे कलर के पेन से लिखती हूं, रेड से लिखती हूं। सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है हाइड्रा के फाइलम का नाम बताओ। हाइड्रा में क्या ऑर्गन्स होते हैं? चलो आप बताओ, क्वेश्चन का आंसर करो। हाइड्रा में ब्रेन है, मैंने पढ़ा है, अभी इनमें ऑर्गन है नहीं है मैम? ऑर्गन मैम इनमें तो सिर्फ टिश्यू लेवल बनना ही शुरू हुआ है, ढंग से बना भी नहीं है टिश्यू लेवल। क्योंकि बेटा ये कैसे होते हैं?
ये कैसे होते हैं? ये एसिलोमेट्स होते हैं। एसिलोमेट्स का मतलब होता है सिलोम नहीं होता है, सिलोम का मतलब कैविटी नहीं बना, ऑर्गन्स बनने की जगह नहीं बनी, तो ना इनमें ब्रेन होता है, ना इनमें लीवर होता है, ना इनमें इनका कोई पेट होता है, ना इनमें कोई किडनी होती है, ना इनमें फेफड़े होते हैं। फिर मैम जंतु क्यों बोल रहे हो? भाई बोलना पड़ेगा, भाई बोलना पड़ेगा, सेल तो है ना, तो लिविंग तो है, बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट है ब्रेन कोरल। बेटा जब भी एग्जाम में आए कोरल किस फाइलम में आते हैं, आंसर क्या करके आओगे बेटा? हाइड्रा फाइलम में। इससे पहले वाले में साइटन मोस्ट इंपोर्टेंट था, इसमें कौन सा है बेटा? इसमें आप बताओगे कोरल, कोरल, ठीक है। नेक्स्ट सी पेन, इसको बोलते हैं समुद्री पेन, समुद्री पेन, पेन जैसा दिखता है इसको, ठीक है। पेन समझते हो ना, पेन कौन सा? फ्राई पेन वाला पेन, ठीक है, वैसा। नेक्स्ट आप बताओगे बेटा एक और, आपको कोरेलियम याद रखना है, नाम रख लो, नहीं रखना है तो भी चलेगा। कोरेलियम, देखो कोरल से कोरेलियम बना है, कोरल कोरल से कोरेलियम बना है, और ओरेलिया, ओरेलिया, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। ओरेलिया, ओरेलिया, ऐसे ओरेलिया कर दोगे, सारे नाम एग्जाम में आते हैं बच्चों, ठीक है। एक सी एनामेन भी, एनामेन लिखा हो ना, ये रहा, ये तो एक्लोनियम है, वैसे सी एनामेन भी होता है, चलो ये भी लिख लो, एक्लोनियम, 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 ये लो। मैम हम मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से याद करें? तीन बताऊंगी, तीनों याद कर लेना। हाँ, इसको मोरपंख वाला पेन भी बोलते हैं, मोरपंख होता है बेटा हमारे घरों में अपन लगा के रखते हैं, है ना, वैसा दिखता है ये। सी एनामोन भी होता है, आप लिख सकते हो, समुद्री एनामोन, एक और लिख लो, ठीक है, सी एनामोन, एनामोन, समुद्री एनामोन, समुद्री एनामोन, ऐसे। सबसे ज्यादा कौन कौन से याद करोगे? देखो सबसे ज्यादा याद करोगे हाइड्रा, स्टार कर देती हूँ, हाइड्रा को नहीं बोलना है। कोरल, अब कोरल के आगे ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर वाला है तो ब्रेन कोरल बोलते हैं, लीवर जैसा दिखने वाला लीवर कोरल बोलते हैं, आप सब कोरल याद कर लो। और एक याद कर लो बेटा कोरेलियम, कोरेलियम और ओरेलिया, बस ये चार याद कर लो। देखो कोरल याद कर लोगे तो कोरेलियम याद रह जाएगा, तो आपको सिर्फ तीन याद रखने हैं, कोरल, हाइड्रा, ओरेलिया। ये तीनों किस फाइलम में आते हैं? ये तीनों निडीरिया फाइलम में आते हैं। अब बच्चों ये दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं ना, लेकिन अगर आपने इनको टच कराना तो आपके हाथ पे इतनी खुजली होगी, हो सकता है आपके हाथ से खून निकलना शुरू हो जाए। इतना गंदा टॉक्सिन रिलीज करते हैं, इतना गंदा जहर उगलते हैं ये, ठीक है। तो अगर कोई इंसान इसके पास जाता है तो वो सोच समझ के जाए, हाथों में ग्लव्स वगैरह पहन के जाए। ये दिखने में आपको प्लांट लग रहे होंगे, लेकिन ये प्लांट नहीं है, दे ऑल आर एनिमल्स। ये सारे के सारे जंतु हैं, क्योंकि किस किंगडम में आते हैं? ये एनिमल किंगडम में आते हैं। तो हमने आज की क्लास में दो फाइलम पढ़ लिया। अब आप मुझे बताओ कि निडीरिया फाइलम और पोरीफेरा फाइलम में डिफरेंस क्या है? कोई चार डिफरेंस बता दो, बस आपको याद हो जाएगा क्लास में, फटाक से। बेटा ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, पता है, भर भर के क्वेश्चन आते थे। अब अभी तक क्लियर नहीं है कि एनसीईआरटी से हटाए कि नहीं हटाए, कुछ लोग बोलते हैं हट गया, कुछ लोग नहीं बोलते हट गया, नहीं हटाए, लेकिन इसमें जो शब्द है ना वो हमेशा बायोलॉजी में काम आएंगे। चलो अब मुझे फटाक से बताओ, नहीं 3 क्लास और लगेंगी इस चैप्टर को पढ़ने में, खत्म हो जाएगा 3 क्लास के बाद। अब मुझे फटाक से बताओ कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि निडीरिया फाइलम और दूसरा कौन सा था आपका? दूसरा फाइलम आप बताओगे बेटा पोरीफेरा फाइलम में, कोई चार डिफरेंस बता दो बस। पोरीफेरा और निडीरिया में कोई चार डिफरेंस बता दो बस। मैम ओरिजिनल फोटो, भाई ओरिजिनल फोटो तो है और कैसी होती है? हाँ चलो चलो अब फटाक से बताओ, फिर हम कल पढ़ेंगे तीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीस, एस्टीहेल्मिन्थीस। कल की क्लास में ये हो जाएगा, फिर अगली क्लास में हो जाएगा मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा। हाँ 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, आज के बाद 3 क्लास में। चल देखो अगर याद करना है क्लास में मेरे साथ, तो जो मैंने तरीका अपनाया है वैसे आपको याद करना पड़ेगा। दोनों में कंपेयर करते जाओ, जो फाइल मैं पढ़ा रही हूँ कंपेयर करते जाओ बेटा। इसमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा था, इसमें कैसे हो रहा था, ठीक है। ये कौन से पानी में मिल रहे थे, ये कौन से पानी में मिल रहे थे। नेक्स्ट इनमें सेल थी, इसमें टिश्यू बनना शुरू हो गए हैं। उसके बाद ये सिलोमेट्स, ये सिमेट्री दर्शाते हैं क्या? नहीं। ये दर्शाते हैं तो कौन सी सिमेट्री है, कौन सी समरूपता है। अगला इसमें सिलोम होते हैं क्या, इसमें सिलोम होता है क्या, ऐसे करके आप याद करोगे ना बेटा, तो आगे चलकर आप सारे फाइलम एक साथ याद करोगे बेटा, ठीक है। इनके शरीर के ऊपर पोर होते हैं और इनमें क्या होते हैं? नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं। इनको आप टच कर सकते हो, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इनको आप टच नहीं कर सकते। ये बेटा इनमें लोकोमोशन नहीं होता, ये प्रॉपर फिक्स होते हैं चट्टानों से। इनमें कुछ होते हैं जो फिक्स होते हैं, कुछ होते हैं जो मोटाइल भी हो सकते हैं, जिनमें लोकोमोशन हो सकता है। ये लो दो आपको फाइलम याद हो गए, दो फाइलम याद हो गए आपको। अब कल हम कौन सा पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीस, एस्टीहेल्मिन्थीस, छोटे छोटे फाइलम। 3 क्लास के बाद खत्म हो जाएगा। चलिए फिर आज की क्लास का टाइम हो गया भाई, मिलते हैं अगली क्लास में आपसे। मैं इसके क्वेश्चंस लगवा दूंगी आपको, आप क्वेश्चंस लगाओगे ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा बेटा। हाँ रिप्रोडक्शन में डिफरेंस होता है, और रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो पॉइंट मैंने लिखवाया ना बेटा वो बहुत जरूरी है। अच्छा मैंने उल्टा कहा, मैंने कुछ लिखा ही नहीं उल्टा। अच्छा इधर पहले इधर लिख लो, फिर इधर लिख लो, क्या हो गया उसमें, क्या हो गया? Incoming voice call from home. 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 Incoming voice call from home.